तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों आज की क्लास में हम करेंगे हमारे बिजनेस स्टडीज क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 और इस चैप्टर का नाम है प्राइवेट एंटरप्राइजेस, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। सो लेट्स बिगिन। तो बच्चों इस चैप्टर के अंदर हम ये समझेंगे कि प्राइवेट एंटरप्राइजेस क्या होती हैं, पब्लिक एंटरप्राइजेस क्या होती हैं और ग्लोबल एंटरप्राइजेस क्या होती हैं। अगर मैं तुम्हें समरी में बताऊं ना बच्चों, तो प्राइवेट एंटरप्राइजेस वो होती हैं जिसे आप और मुझ जैसे लोग ओन करते हैं। फॉर एग्जांपल प्राइवेट एंटरप्राइजेस वो होती हैं जिसको इंडिविजुअल लोग ओन करते हैं, आप और मुझ जैसे लोग। और सर फिर पब्लिक एंटरप्राइजेस कौन सी होती हैं? बच्चों पब्लिक एंटरप्राइजेस वो होती हैं जिसको गवर्नमेंट ओन और मैनेज करती है। अब तुम्हारे मन में हो सकता है बच्चों सवाल आ रहा हो कि सर कौन सी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट? तो बच्चों इसका आंसर है सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है या फिर ये दोनों साथ में भी आ सकती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट साथ में मिलकर भी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को खोलती है तो हम उसको पब्लिक एंटरप्राइज बोलते हैं। आगे बच्चों तीसरे तरीके की जो एंटरप्राइज है वो है ग्लोबल एंटरप्राइजेस। तो बच्चों ग्लोबल एंटरप्राइजेस वो होती हैं जिनकी फंक्शनिंग एक से ज्यादा कंट्री के अंदर होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ग्लोबल एंटरप्राइजेस। अब अपन पहले टॉपिक पे आ रहे हैं जो कि है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ये बोल रहा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस इन डेली लाइफ कैन बी प्राइवेटली ओन्ड और द गवर्नमेंट ओन्ड। यानी आम मर्रा की जिंदगी में हम ये देखते हैं कि या तो प्राइवेट लोगों ने ओनरशिप ली होती है या फिर गवर्नमेंट ने ओनरशिप ली होती है। तो ये बोल रहा है कि इसके एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे प्राइवेट ओनरशिप के एग्जांपल है सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, प्राइवेट कंपनीज, जो कि आप चैप्टर 2 के अंदर समझ चुके हो। और सर पब्लिक ओनरशिप के एग्जांपल्स क्या हैं? फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की जो रेलवे है, गवर्नमेंट का जो पोस्ट ऑफिस है, इसको हम पब्लिक एंटरप्राइजेस बोलते हैं। यहीं पे बच्चों हमने ग्लोबल एंटरप्राइजेस की एक डेफिनेशन लिखी हुई है जिसमें लिखा हुआ है इट दे ऑपरेट इन मोर देन वन कंट्री, एक से ज्यादा कंट्री के अंदर काम करता है, एंड दे आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली विजिबल। तो यानी आजकल इनका साइज इतना बड़ा हो रहा है कि ये बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल एप्पल, रीबॉक, प्यूमा, ये सारी कौन सी एंटरप्राइजेस है? ग्लोबल एंटरप्राइजेस है जो एक से ज्यादा कंट्री के अंदर काम करती है। आगे ये बोल रहा है इन इंडिया ऑल थ्री टाइप्स पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस कोएग्जिस्ट एंड फंक्शन एक्टिवली। तो इसका मतलब ये है कि ये बोल रहा है कि इंडिया के अंदर क्या है, प्राइवेट कंपनीज भी काम कर रही हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी काम कर रही हैं, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस भी काम कर रही हैं और ग्लोबल एंटरप्राइजेस भी काम कर रही हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि ये तीनों ऑर्गेनाइजेशंस हमारे कंट्री के अंदर साथ में काम कर रही हैं, सो इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो यानी इंडिया के अंदर हर कुछ देखने को मिलता है। आगे बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। तो हम इसका नहीं समझने वाले हैं, इसका मीनिंग समझने वाले हैं कि प्राइवेट सेक्टर का मीनिंग क्या है और नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि पब्लिक सेक्टर का मीनिंग क्या है। तो पब्लिक सेक्टर के मीनिंग में ये बोल रहा है दीज कंसिस्ट ऑफ बिजनेस विच आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। तो यानी ये कह रहा है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर ऐसे बिजनेस होते हैं जिसको आप और मुझ जैसे लोग या फिर हम हमारे एक ग्रुप मान लो साथ में आ गया, 5-10 बंदे आ गए, तो जब वो भी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को ओन करते हैं तो उसको बोल देंगे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। तो यानी या तो एक सिंगल बंदा या फिर हमारा ग्रुप भी अगर साथ में आके अगर किसी बिजनेस को चला रहा है, ओन कर रहा है, मैनेज कर रहा है, देन दैट विल बी प्राइवेट एंटरप्राइजेस। इसके एग्जांपल्स ले रखे हैं बच्चों नीचे, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटीज और कंपनीज। ये सारी कौन सी होती हैं? ये सारी प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस होती है। अब हम देखते हैं बच्चों पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या होता है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में ये बोल रहा है दीज कंप्राइजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट। यानी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिसकी ओनरशिप और मैनेजमेंट किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। और दिस माइट बी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो यानी दोनों में से कोई सी भी गवर्नमेंट हो सकती है। आगे बोल रहे हैं दिस में बी होली और पार्शियली ओन्ड। होली और पार्शियली ओन्ड का मतलब समझना। मान लो बच्चों किसी ऑर्गेनाइजेशन को खोलने के लिए 100 रुपया चाहिए और कई बार क्या होता है गवर्नमेंट ये पूरा का पूरा 100 रुपया नहीं डालती। गवर्नमेंट ये कहती है कि हम तो सिर्फ 70 रुपए डालेंगे, बाकी लोग 30 रुपए डाल दो। तो आप एक चीज बताओ कि क्या हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइजेशन को पार्शियली ओन कर रखा है? तो ऐसी वाली ऑर्गेनाइजेशंस भी होती है, हम उसको पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस ही मानते हैं। तो इसीलिए बोला है दीज में भी होली ओन्ड है। होली ओन्ड यानी 100% पैसा किसने डाला हुआ? गवर्नमेंट ने। और दीज माइट बी पार्टली ओन्ड। पार्टली ओन्ड के अंदर मतलब क्या है कि 50% से ज्यादा पैसा, चाहे वो 61% हो, 62% हो, चाहे 52% हो, इतना पैसा किसने डाला है? गवर्नमेंट ने। आगे कह रहे दीज में ऑल्सो भी फॉर्म्ड अंडर अ मिनिस्ट्री और थ्रू अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो इसका मतलब ये है, तो बच्चों कई बार क्या होता है गवर्नमेंट ने अपनी एक मिनिस्ट्री बना देते हैं, जैसे रेलवे की मिनिस्ट्री बना रखी है, या फिर कई बार क्या होता है गवर्नमेंट अपना एक खुद से अपना एक कानून पास कर देती है। फॉर एग्जांपल आरबीआई के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक अलग से लॉ पास किया है और उस लॉ के अंडर आरबीआई काम कर रहा है। आगे बोल रहे हैं गवर्नमेंट पार्टिसिपेट्स इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज थ्रू दीज एंटरप्राइजेस। तो यानी अगर गवर्नमेंट को इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर उतरना है या फिर सोशल वेलफेयर के अंदर उतरना है, तो ऐसे केस में वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का सहारा लेती है।
आगे इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, इसके अंदर क्या बता रखा है कि इंडिया के अंदर हर तरीके का ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, तो यही बोला हुआ है इंडिया फॉलोज अ मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल, इंडिया के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी चल रही है। बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स आर अलाउड टू ऑपरेट, यानी प्राइवेट लोग भी काम कर सकते हैं, पब्लिक लोग भी काम कर सकते हैं। सो दिस इज क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस व्हिच कोएग्जिस्ट इन द इंडियन इकोनॉमी। आगे इंडिया की इंडस्ट्रियल पॉलिसी और इसके एवोल्यूशन के बारे में बता रखा है। हमें सबसे मेजर 3 इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के बारे में पढ़ना है बच्चों। सबसे पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948, दूसरा है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 और तीसरा है 1991 की इंडियन पॉलिसी। तो हम ये पढ़ते हैं कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 में क्या बोला था। इस पॉलिसी के अंदर बच्चों प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के रोल्स को बताया गया था। आगे ये बोल रहा है कि विद गवर्नमेंट ओवरसीइंग द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी प्राइवेट सेक्टर क्या काम करेगा ये बताया गया, पब्लिक सेक्टर क्या काम करेगा ये बताया गया, और इन दोनों के ऊपर कौन नजर रखेगा, गवर्नमेंट नजर रखेगी। आगे बोला गया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, इसमें बोला गया हुआ है दिस सेट द पब्लिक सेक्टर ऑब्जेक्टिव्स टू एक्सेलरेट इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो यानी 1956 के अंदर क्या हुआ था कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ को देने के लिए पब्लिक सेक्टर को और ज्यादा हैवी किया गया था। यहां पे सरकार ने खुद की एंटरप्राइजेस बनाना शुरू करी थी, क्योंकि गवर्नमेंट को यह लग रहा था कि अगर गवर्नमेंट डायरेक्टली इकोनॉमी के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगी अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशंस खोल के, तो ऐसे केस में हमारी इंडियन इकोनॉमी ज्यादा डेवलप नहीं कर पाएगी। तो 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट ने खुद इकोनॉमी के अंदर कूदी थी, मार्केट्स के अंदर कूदी थी खुद की ऑर्गेनाइजेशंस खोल के। आगे बोल रहे हैं 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये वही साल है बच्चों जिस टाइम पे एलपीजी पॉलिसी आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इस टाइम पे क्या हुआ था, इंडिया की इकोनॉमी को खोला गया था और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस यानी गवर्नमेंट का रोल कम से कम करने की कोशिश की गई थी और ज्यादा से ज्यादा रोल प्राइवेट सेक्टर को दिया गया था। तो इसमें यही बोला गया हुआ है 1991 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी में दिस मार्क्ड अ मेजर शिफ्ट। यहां पे 1991 के अंदर एक बहुत ही भयंकर शिफ्ट आया था। इट इंट्रोड्यूस्ड डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, यानी इस टाइम पे गवर्नमेंट ने जो पब्लिक एंटरप्राइजेस थी उसमें से अपना पैसा वापस निकालना शुरू कर दिया था और प्राइवेट लोगों को बोला था कि आप आके हमारी कंपनीज और हमारी ऑर्गेनाइजेशन संभालो, अब से हम डायरेक्टली इकोनॉमी के अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे। आगे बोला गया इट अलाउड ग्रेटर फ्रीडम टू प्राइवेट सेक्टर, यानी प्राइवेट सेक्टर के ऊपर पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बहुत सारे लॉज और रूल्स और रेगुलेशंस लगा रखे थे। अब गवर्नमेंट ने बोला इतने रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आगे बोला इट वेलकम्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी अब इंडियन इकोनॉमी इतनी खुल चुकी थी कि आप यूएसए की कंपनीज भी इंडिया के अंदर पैसा लगा सकती थी, फ्रांस की कंपनीज भी इंडिया में आके पैसा लगा सकती थी, यानी इंडिया के अंदर अब बाहर से पैसा आना अलाउड था। आगे बोला गया दिस लेड टू एंट्री ऑफ मल्टीनेशनल एमएनसीज इनटू द इंडियन इकोनॉमी। तो इसके कारण क्या हुआ, जो इंडियन इकोनॉमी के अंदर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस थी, एमएनसीज थी, जो इंडिया में पहले छोड़ के भाग चुकी थी इंडिया को। आपने केस सुना होगा कि पहले ना कोका कोला इंडिया में आया था और इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस थे कि वो इंडिया को छोड़ के चला गया था। तो ऐसे केस में वो कोका कोला भी जब वापस आई थी ना, वो 1991 की पॉलिसीज के बाद ही वापस आई थी। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। हमने बेसिक्स से कवर किया है कि इंडिया के अंदर कितने तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस, एंटरप्राइजेस काम करती हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस किस किस तरीके से काम करती हैं। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बच्चों 3 तरीके से काम करती है। ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।